I may be corrected. No, it is a counter claim. It is a counter claim by you. No, no, it is not a point of order. You are the chairman. Professor Ram Gopal Yadav. धन्यवाद उपसभापति जी। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और मैं ये चाहता हूँ, मंशा हमारा ये है, ये एक ऐसा बिंदु है, ऐसा चर्चा का विषय है जिस पर जब वक्त पड़ा तो सारा देश एक साथ रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं। क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, कहाँ गलती है उसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि विदेश नीति का अर्थ ये होता है कि हमारे दूसरे देशों से किस तरह के संबंध हों कि हम मित्र देशों की संख्या बढ़ाएं और जो हमारे विरोधी हैं उनकी संख्या कम हो। विदेश नीति को सफल तभी कहा जा सकता है जब दुनिया में हमारे मित्र देशों की संख्या बढ़े और हमारे जो विरोधी देश हैं उनकी संख्या कम हो। ये विदेश नीति की सफलता का पैमाना है। मैं इस बात पर, इस चर्चा को शुरू करते वक्त हम अपना जो पुराना इतिहास है विदेश नीति का, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आज़ादी से पहले ही 47 से पहले ही पंडित नेहरू ने ये कहा था कि हम एक ऐसी नीति अपनाएंगे जिसमें किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब चूंकि दुनिया की जो बाईपोलर सिस्टम था, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद वो ख़त्म हो गया, इसलिए वो बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वक्त था जब तीसरी दुनिया का नेता हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता था, नेहरू, नासिर, टीटो। और ये एक ऐसा ग्रुप था, इतना बड़ा ग्रुप था कि दुनिया की दोनों बड़ी ताकतों को पर दबाव डाल सकता था, चाहे यूएन के अंदर चाहे यूएन के बाहर। ऐसे कई अवसर आए, लेकिन जब सोवियत यूनियन के विघटन से पहले भी, मैं याद दिलाना चाहता हूं सभी लोगों को, जानते भी हैं सब लोग जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखते हैं जरा भी, कि एक ऐसी स्थिति आई जिसमें गंभीर देश के सामने था और उस वक्त नॉन अलाइंड कंट्री होने के बावजूद हमारा एक देश इतना मजबूत मित्र था कि वो संकट के समय हमारे साथ खड़ा हुआ। लेकिन वो स्थिति आज नहीं है। आप जानते हैं कि 71 में जब युद्ध हुआ, युद्ध से पहले भी देखिए, ये जो यात्राएं करते हैं बाहर, ये कोई खराब बात नहीं है। जब तक आप मिलेंगे नहीं किसी से, तब तक रिश्तों में सुधार नहीं हो सकता। कम से कम जो हमारे खिलाफ हैं, मान लीजिए वो नहीं सुधरते हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ नहीं हैं या जो बॉर्डर लाइन पे हैं, वे हमारे साथ न सही तो हमारे खिलाफ तो नहीं जाएंगे।
71 के युद्ध से पहले आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने कितने देशों की यात्रा की और जनमत बनाया, विश्व जनमत बनाया कि हमारे साथ स्थिति ये है कि इतने बड़े पैमाने पर हत्याएं तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में आर्मी के द्वारा हत्याएं की जा रही हैं, करोड़ों आदमी हिंदुस्तान में आ रहे हैं, हमारी स्थिति खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। हमें दुनिया का हमदर्दी हिंदुस्तान के साथ हुई। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद जब युद्ध हुआ तो जो और देश थे दुनिया के वो कोई हमारे खिलाफ नहीं था। पाकिस्तान के पक्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका था, यूनाइटेड किंगडम। बाद में विदेश मंत्री जी यहाँ बैठी हैं, सब जानती हैं कि जो उस वक्त निक्सन और किसिंजर के बीच वार्ता हुई, जो ब्रेजनेव और उनके नेवल कमांडर्स के बीच वार्ता हुई, वो सब पब्लिक है अब, कि किस तरह से योजना बनाई। बंगाल की खाड़ी की तरफ अमेरिका का 7th फ्लीट, जिसके साथ एंटरप्राइज एटॉमिक वेपन से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो मूव किया। सोवियत यूनियन ने अपने जनरल्स को कहा, अपने एडमिरल्स को कहा कि अपनी नेवल फोर्स को इस तरह से लगाओ जिससे अमेरिका को मालूम पड़े कि सोवियत यूनियन की नेवी भी बीच में है। और हमारी सबमरीन्स, उनकी सबमरीन्स जो थी एटॉमिक, वे सरफेस पर आ गई। अमेरिकन जनरल्स ने वाशिंगटन को सूचना दी रास्ते में सोवियत यूनियन की एटॉमिक सबमरीन्स हैं और कई क्रूजर्स हैं। तो रास्ता बदल दिया। 7th फ्लीट ने मेडागास्कर की तरफ आ रहे थे, हिंदुस्तान की तरफ। तो एक दोस्त हमारा था दुनिया में ऐसा, जो उस वक्त काम आया और उसकी वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वो जो चल रहा था युद्ध, वो ख़त्म हुआ। आप जानते हैं कि कभी भी हिस्ट्री में इतना बड़ा कोई सरेंडर नहीं हुआ जो पाकिस्तान की सेना ने वहाँ किया था। आनंद शर्मा जी ने कहा कि हम न हिस्ट्री लिख सकते हैं न ज्योग्राफी बदल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने ज्योग्राफी को भी बदला और हिस्ट्री को भी लिखा नए सिरे से 1971 में। अब स्थिति समय के साथ साथ बदलती है, परिस्थितियां और ऐसी आती हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि तब हमारे मित्र रहे हों वे अब मित्र रहेंगे, या तब हमारे शत्रु रहे हों वे अब हमारे मित्र नहीं हो सकते। इसलिए हम किसी एक जगह स्टैटिक होकर रह नहीं सकते। लेकिन अगर जरा सी भी चूक हो जाती है तो बहुत नुकसान हो सकता है। मैं व्यापारिक और अन्य संबंधों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि देश की सुरक्षा अगर है तो सब कुछ है, और देश की सुरक्षा नहीं है तो हम व्यापार का क्या करेंगे। हमारा दूसरे देशों के साथ कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, ये सब देश के लिए करते हैं। और देश की अगर सुरक्षा खतरे में हो तो इनका कोई मतलब नहीं, सारी चीज़ें बेमानी। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। हमारे पड़ोसी देशों से आप कहें कुछ भी, लेकिन रियलिटी ये है कि रिश्ते जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हैं। और दुनिया के किसी भी हिस्से में, आजकल तो दुनिया इतनी छोटी साइंस ने कर दी है कि किसी भी हिस्से में कोई उथल पुथल होती है तो उसका असर हर जगह पड़ता है। आप देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो है पाकिस्तान चीन को देता जा रहा है।
एक एक्सेस बन गई यहाँ पे, चीन और पाकिस्तान। कुछ दिनों से हमें ऐसा लग रहा है कि रूस है, रूस का जो झुकाव या जो लगाव हिंदुस्तान से था उसमें भी कमी आ रही है। और अगर इस डुओ के बीच में पीछे से सोवियत यूनियन और उधर उत्तर कोरिया, ये ऐसा एक चतुर्कोण बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, अगर ये बन गया तो हमें अपनी पॉलिसी पर विचार करना पड़ेगा कि हमारा इन परिस्थितियों में सबसे रिलायबल मित्र कौन देश हो सकता है जो संकट पर हमारे साथ खड़ा हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी इजराइल की बात की गई, ये सही है कि हम लोग हमेशा से फ़िलिस्तीन के मसले को लेकर बहुत लंबे अरसे तक इजराइल के खिलाफ रहे, इजराइल को मान्यता नहीं दी, बहुत दिनों बाद इजराइल को मान्यता दी। लेकिन हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन ने, जब वो तत्कालीन सोवियत यूनियन में स्टालिन के ज़माने में भारत के राजदूत थे, उन्होंने स्टालिन के सामने ही कहा था कि द ओनली, किसी मामले में इंगित करते हुए, क्योंकि स्टालिन के सामने तो कोई बोल नहीं सकता था, लेकिन वो फिलोसफर थे। उन्होंने कहा कि द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज़ दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम इट। जब आपने देखा कि केवल सारी दुनिया एक तरफ हो गई, सोवियत ऐसा स्थिति आई कि यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आया तो सारी दुनिया एक तरफ, केवल अमेरिका ने एक वोट इजराइल के पक्ष में दिया। तो इजराइल का एक इतना डिपेंडेबल दोस्त था कि जिसकी वजह से बहुत बड़ी आबादी उसके आसपास जो है सब खिलाफ होने के बावजूद वो उसका मुकाबला कर सकी। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इजराइल का समर्थक हूँ, लेकिन इजराइल की जो नीति है, जो कूटनीति है, उससे हमें भी कुछ सीखना पड़ेगा। इस एरिया में हमारी स्थिति वैसी होती जा रही है जैसी वहाँ इजराइल की है। उसके आसपास कोई भी देश नहीं है उसका समर्थक, हमारे आसपास कोई देश हमारा समर्थक नहीं रह गया है। इसलिए हमें अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा और सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाना पड़ेगा। जब तक सैन्य दृष्टि से हिंदुस्तान मजबूत नहीं होगा, तब तक लोग, आपके पड़ोसी जो देश हैं, वे भी आपसे दूर खिसकते जाएंगे। जिस दिन भूटान को ये लगेगा कि हिंदुस्तान हमें चीन से बचा लेगा, वो हिंदुस्तान के साथ पूरे मन से खुलेआम रहेगा। जिस दिन श्रीलंका को ये लगेगा कि अगर कोई किसी तरह की बात होगी तो हिंदुस्तान हमारी रक्षा करने में समर्थ होगा, तो क्या वो आपके खिलाफ जा सकता है? लेकिन ये लगे तो लोगों को कि हिंदुस्तान इतना ताकतवर है। प्रश्न असली ये है, असली प्रश्न ये है कि लगे कि हिंदुस्तान इतना ताकतवर है तो आपके खिलाफ। ये छोटे छोटे देश आपके पड़ोसी हैं, वो आपके जो पहले हुआ करते थे मित्र देश, तब कोई खतरा नहीं था। कौन जानता था कि जिस चाउ एन लाई को सारे हिंदुस्तान में घुमाया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, पंचशील का सिद्धांत गढ़ा, और वो कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान पर हमला कर देगा? नोबडी न्यू इट। तो सब मित्र हमारे पड़ोसी देश सारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन जब देखा कि हिंदुस्तान कुछ कमज़ोर हो गया
तो लोग उसके खिलाफ होने शुरू हो गए। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि रक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दीजिए। डिफेंस में वो जो तरीका है, ये जो श्रीलंका ने अपना एक पोर्ट दे दिया है, ये हिंदुस्तान को मिल सकता था, लेकिन हमारे यहाँ फाइलें इतना धीरे चलती हैं। एक अधिकारी लिख देगा तो दूसरा उस पर फिर कमेंट कर देगा, वो तीसरे की तरफ चला जाएगा और उसमें इतना टाइम लगा कि उसमें चीन पहुंच गया। तो डिफेंस को मजबूत बनाने की ज़रूरत है और इसमें दो राय नहीं कि हमारा रुख पिछले कुछ वर्षों से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट के आने से, इससे पहले ही हमारा रुख थोड़ा सा प्रो यूएस होने लगा था। जब हमने न्यूक्लियर डील किया, रूस के मन में तभी से कुछ शंका होने लगी थी। हमें रूस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, हमारा विश्वसनीय मित्र था। पता नहीं क्या बात हुई होगी, आपका ये पार्टी तो टाइम खत्म हो गया। यहाँ बताया नहीं, मैं आदम, पता नहीं क्या बात हुई होगी, लेकिन जब संदेह का बीज मन में पड़ जाता है तो उसके परिणाम धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। धीरे धीरे राम को जब वनवास दिया गया था तो एक लाइन कैकेयी से कही कि राम भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया राम का तिलक होने वाला था कि भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तकनो से जो गेह। भरत को बुलाया नहीं गया था, ये डाल दिया मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में और राम का वनवास हो गया। तो ये संदेह जो सोवियत यूनियन के रूस के उसमें चला गया, उससे तो अमेरिका से फिर ऐसी दोस्ती कीजिए कि ज़रूरत पड़े तो खुलेआम हमारे साथ रहे, चाहे युद्ध हो चाहे शांति हो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ मैं बधाई देना चाहूँगा जनरल वीके सिंह को, सुषमा जी को, कि यमन में और कई जगह जब भारत के लोग फंसे, उनको आपने जो जिस तरीके से निकाला, उसकी सारी दुनिया में तारीफ। और ख़ास तौर से यमन में खुद हमारे विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री जनरल साहब गए, बहुत तारीफ़ के काबिल बात थी। तो जो अच्छा काम हो उसकी तारीफ की। और प्रधानमंत्री बाहर गए लोगों से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये एक परंपरा रही है कि जब देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो और चल रहा हो संसद का, तो उसमें जहाँ गए उसके बारे में बयान देना चाहिए, बताना चाहिए कि वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। आपका जो मानवीय व्यवहार है सुषमा जी, उसने लोगों का सारी दुनिया में दिल जीता है। जिस तरीके से मैं कल पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के किसी ने आपको ट्वीट किया, आपने तत्काल वीज़ा दिलवाया, कोई बीमार था। ये चीज़ें हैं जो लोगों के मन में, जनता के मन में, उस देश की जनता के मन में आपके प्रति और देश के प्रति एक सद्भाव पैदा करती है। फिर भी मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था, और मैं उनको कोट करता हूँ कि टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वार इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग पीस। युद्ध के लिए तैयार रहना शांति को सुरक्षित रखने का सबसे कारगर तरीका है। और ये अगर मन और मस्तिष्क में रहेगा हमारे देश के नेताओं के
और हमारी सेना इतनी मजबूत होगी, हमारी ताकत इतनी मजबूत होगी तो हमें कोई खतरा नहीं होगा और तब हमारी विदेश नीति पर कोई अंगुली भी नहीं उठा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।